देखिए ये आपका लास्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पर खत्म किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का मतलब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, जनरल के लिए एप्सिलॉन। क्यू हो गया सोर्स चार्ज, यहाँ पर टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं। ये जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट सोर्स चार्ज के फॉर्म में है, और ये जो फॉर्मूला है एफ बाई क्यू, इसमें जो क्यू आता है वो टेस्ट चार्ज। जैसे दोनों फॉर्मूला में बेसिक अंतर आप समझिएगा। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको टेस्ट चार्ज का वैल्यू चाहिए और फोर्स का वैल्यू चाहिए। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको सोर्स चार्ज का वैल्यू चाहिए, और उस सोर्स चार्ज से किस डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो चाहिए। ये कहानी था। अच्छा, कभी कभी देखिए एग्जाम में आपसे ग्राफ पूछता है। अगर यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक छोटा सा हम ये करते हैं, टॉपिक टाइप का ही देकर बता देते हैं। मान लीजिए एक छोटा जान लेते हैं हम लोग, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। आर मतलब हो गया डिस्टेंस, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि ई और आर के बीच का अगर ग्राफ आप बनाते हैं, जैसे मान लो ये आर है, ये ई है, तो देखिए जब आर जीरो है, आर जीरो है, ये जैसे ये डिस्टेंस तो आर था, जब आर जीरो है इसका मतलब आप चार्ज के पास है। ठीक है, तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, है ना, इनफैक्ट इनफाइनाइट होगा। इसलिए जब आपका आर जीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग इनफाइनाइट है। जैसे आप आर धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका आर बढ़ रहा मतलब चार्ज से आप दूर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाता है, और ये कुछ इस नेचर का बनता है ना। जीरो पर ये कंप्लीट इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इन्फिनाइट होता है, यहाँ ये भी इन्फिनाइट होता है। ये ग्राफ आपके एग्जाम में पूछता है कभी कभार। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां आपको मेजर करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना मिल लिया आज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये हमको मिल पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हम लोग को मिल पढ़ना। जरा फिर से डायग्राम बनाते हैं। आपको एग्जाम में बस यही काम करना है, छोटा सा जितना शॉर्ट में बता दे फिजिक्स वही खोजता है। ये कोई पॉइंट है ओ, जिस पर एक चार्ज रखा गया है। पॉइंट को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, छोटा ही बनाते हैं। ये पॉइंट है ओ जिस पर कोई चार्ज रखा गया क्यू, ये हमारा सोर्स चार्ज है। इससे मान लो कोई दूरी है, मान लो ये पार्टिकुलर दूरी जिसका नाम सी रखते हैं। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और उसका वेक्टर फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करना है। तो करना क्या है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताया था। यहाँ पर एक छोटा चार्ज कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज मनीमन, और उस पर लग रहा फोर्स इधर की ओर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही होता है। तो चूंकि यहाँ फोर्स आपको दिखाना नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डिस्टेंस है देखिए, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, इसको आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। मतलब वेक्टर फॉर्म मतलब सिंपली आर बोल सकते हैं, है ना, या इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी दिखा सकते हो, जैसा डिपेंड करता है। जैसे आपको याद करिए, अगर आप लोग मेरा फोर्स का क्लास किए होंगे, आप लोग कुछ चीज हम समझाए थे वहां पर। यहाँ पर आपके मन में अगर वो क्लास किए होंगे तो आपके मन में कई तरह का सवाल उठेगा कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर था, एक चार्ज यहाँ पर था, ये Q1 था, ये Q2 था। इस पर लग रहा फोर्स को हम F21 बोले थे, इस पर लग रहा फोर्स को हम F12 बोले थे, और ये डिस्टेंस को याद करिए तो हम लोग R12 और R21 बोले थे। ठीक है, R12 वेक्टर लिए थे इस फोर्स के लिए, और R21 वेक्टर लिए थे इस फोर्स के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच के दूरी को R12 और R21 लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा वो R का सब्सक्रिप्ट देने का कोई जरूरत नहीं। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, जो ये फॉर्मूला है इसी को वेक्टर में बदलेंगे। तो K इक्वल क्या होगा, K Q बाई आर स्क्वायर। जब इसको वेक्टर में बदलेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये डिस्टेंस है तो इसके मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, और एक यूनिट वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर लिए थे, एक यूनिट वेक्टर R दे देंगे। ये R कैप एक यूनिट वेक्टर, यहाँ पर होता था क्या, R12 का कैप देते थे हम लोग, इसी का कैप देते थे R12 का कैप, यहाँ पर R माने यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसी को अगर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ गया तो
देखो ये ऐसा भी घटना घट सकता है, एक तो ये फॉर्म हो गया। घटना ऐसा भी घट सकता है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो फिर से कहानी वही है, ये हमारा, इसको आप ऐसे जोड़िएगा, इधर की ओर भेजिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई। अब देखिए, ये जो पहला पॉइंट है इसका अपना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, ये जो चार्ज है इसका अपना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, इसका भी अपना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। इसके पोजीशन वेक्टर को हम r1 बोल देते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को r2 बोल देते हैं। तब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम चाहे तो सिंपली r भी बोल सकते हैं या r12 भी बोल सकते हैं, जैसा हमारा मन हो। r12 चलो बोल देते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर आएगा r1 से 2 की ओर आएगा। तो मेरे से फिर तो वही काम हो रहा, अंतर है देखिए उसमें, एक वहां पर दो फोर्स था, यहाँ पर दो दो चार्ज था, यहाँ पर दो फोर्स काम करता था, इधर F12 इधर F21 करके काम करता था। इसलिए R12 भी दो तरीके से लिए थे, एक बार R12 लिए थे, एक बार R21 लिए थे। इसलिए उसमें इसमें अंतर आपको पड़ रहा, वो चीज नहीं है। लेकिन मिला जुला कहानी वही होने वाला है। देखिए अब क्या है, ये R12 भी एक वेक्टर है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, रुको, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला तो ऑलरेडी निकाले एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या लिखे हैं, E इक्वल टू हम लोग लिखे हैं K टाइम्स Q बाय आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर में बदलना है। देखिए यहाँ पर अब क्या है ना, अब ऑब्जर्वेशन आप दूर से कर रहे हैं किसी एक्सिस से, इससे पहले वाला जो रिजल्ट आया है ये भी रिजल्ट सही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका ऑब्जर्वेशन किसी दूर से नहीं, आप इसी में यहीं पर बैठ के देख रहे हैं, आप इसी एक्सिस पर बैठ के देख रहे हैं कि ये चार्ज कितना किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप चार्ज को भी दूर से देख रहे हैं और खुद भी दूर खड़े हैं। इसमें क्या है कि आप चार्ज को भी दूर से देख रहे हैं, आपका पोजीशन यहाँ है, आप चार्ज को भी दूर से देख रहे हैं और इस पॉइंट को दूर से देख रहे हैं। ठीक है, जब ये ओ ले लिया तो इसका नाम बदलना पड़ेगा जी, इसको तब ए ले लो और इसको तब सी ले लो। अच्छा ए बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी ले लो, इसी को लो। तो चेंज क्या आएगा, ये जो हमारा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का नाम बदल जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, R12 का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बोले सर R21 क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो ये वन पोजिशन वेक्टर, ये टू है तो R12 ही इसको लेने वाला ही, और यूनिट वेक्टर का नाम R12 हो जाएगा। हो गया, यही हो गया। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, अब इसी को तोड़ तोड़ के बहुत सारा फॉर्म देख सकते हो, ये भी एक वेक्टर फॉर्म आ गया। इसी को थोड़ा सा तोड़ देते दूसरे तरीके से देख लो, इक्वल टू K टाइम्स Q, हम इसको आर क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 भी तो लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, है ना। और नहीं तो जो वहां लिखे थे वैसा ही कुछ लिखा जाए, चलो जो जो वहां लिखे थे वैसा ही लिखते हैं, चलो किस किस तरीके से हो सकता है देख लो। उसमें क्या किए थे ना हम लोग, ये R12 का स्क्वायर को हम रहने देते हैं, इसको तोड़ दिए थे, गिवन वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, याद करो ऐसे ही इसको तोड़े थे हम। किसी भी यूनिट वेक्टर को आप तोड़ सकते हैं, उस वेक्टर का किसी वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड से तोड़ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये तोड़ दिए हैं। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अगला स्टेप में हो जाएगा K Q R12 का होल क्यूब, R12 का होल क्यूब इंटू R12, ये भी एक वेक्टर फॉर्म हो गया।
अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है देख लो, इक्वल टू के, क्यू रन देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल लॉ है, देखो ये ट्रायंगल है, यहाँ का ट्रायंगल लॉ लगाते हैं हम, अगर ट्रायंगल लॉ लगाए हम लोग ओ ए ई में, तो निश्चित रूप से R1 प्लस R12, R12 बराबर क्या होगा, R2 होगा। ट्रायंगल लॉ, दो कंटिन्यूअस वेक्टर का जो तीसरे के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से R12 निकाल दीजिए। R12 क्या हो जाएगा भाई, R2 माइनस R1 हो जाएगा। हो गया, ये तो रफ में चला जाएगा। अप्लाई कर दो, R12 की जगह ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये भी एक फॉर्म आ गया। बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म कहलाता है, लेकिन ये सब का सब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, आप किसी एक को लेकर पूरे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। क्या हो गया, दिस इज, या सीधे लिख सकते हैं, इक्वेशन ए बी सी आर डिफरेंट वेक्टर फॉर्म्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग इसका यूज करेंगे, ये देख रहे हैं ये वाला, हम लोग इस वेक्टर फॉर्म का आगे यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आते हैं और हम लोग का अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखो क्या कहता है, जैसा कि हम लोग वेक्टर के लिए पढ़े थे, फोर्स वेक्टर के लिए, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए होगा। क्या होगा इसका डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट, it states that the electric field intensity, EFI शॉर्ट में लिखे हैं, at a point, at a point due to system of charges is equal to vector sum of electric field intensity due to individual charges, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो बस यही डेफिनेशन लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मेन एक्सप्लेनेशन, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एग्जाम में आपसे मिलने जाना चाहेगा। अगर ये पूछता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो आपसे वो जानना चाहेगा आप इसको एक्सप्लेन किस तरीके से कर पा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, देखिए किस तरह से आसान है। स्टेटमेंट तो समझना आसान है, स्टेटमेंट में कुछ है नहीं, जब इसका हम एक्सप्लेनेशन समझ जाएगा तो स्टेटमेंट में आसान लगेगा। एक्सप्लेनेशन बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक एक्सिस समझना होगा। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं। इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर बहुत सारा चार्ज कंसिडर करते हैं। मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर मान लो Q2 चार्ज है, और एक चार्ज है मान लो ये, मान लो यहाँ पर Qn चार्ज है। थोड़ा सा दाहिना हटा था, स्ट्रेट लाइन बनाने को देखो। सब पर चलो एक लाइन खींच देते हैं, पोजीशन वेक्टर सबका बना देते हैं। इसका एक पोजीशन वेक्टर, इसका अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसका अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसका अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, और इन सब के चलते जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसका भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। कहने का मतलब है कि ये सब का सब पोजीशन वेक्टर देखो, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, और ये एक पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट पर आपको सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका
चार्ज है, मान लो उसका वैल्यू Q1 मान लेते हैं। यहाँ पर चार्ज उसको मान लो Q2 मान लेते हैं। यहाँ पर चार्ज उसको Qn मान लो, nth चार्ज है ये। ठीक है, पोजीशन वेक्टर सबका मान लो। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1 है। ओरिजिन से जब भी बात होता है तो पोजीशन वेक्टर आपको देना ही पड़ेगा। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो, सॉरी R2 इसको मान लो, इसको Rn मान लो, चूंकि nth है ना, इसको Rn मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको इन सब पे चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। इस पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, आपको तो मनी मन समझना पड़ेगा। यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज है, भले हम उस चार्ज को नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ कुछ चार्ज को नहीं दिखाएंगे, लेकिन तक इतना अंडरस्टूड, थोड़ा सा और छोटा पॉइंट देते, रुको, पॉइंट टाइप का दो सिंपली। इस पॉइंट पे इन सब के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पहले बताइए, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर से ये ऐसे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ मनी मन सोचो, एक छोटा सा चार्ज है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर पे धक्का देगा, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इसकी बात करें तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ठीक सीधा ऐसे जाएगा। इसके चलते बात करें तो ये और इधर की ओर भागेगा। तो ये लगभग सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल दिए। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के चलते। चलो इसको ई के चलते, Q1 के चलते E1 बोल देते हैं। ये Q2 के चलते हैं, इसको चलो E2 बोल देते हैं। ये En के चलते हैं, इसको मान लो Q1 के चलते, इसको En बोल देते हैं। जिस पॉइंट पर सारा घटना घट रहा है उसको चलो C बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बात को हम लिख देंगे कि वी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम बहुत सारे चार्ज का सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, जो कि Q1 है, Q2 है, डॉट डॉट कहां तक है? Qn तक। मेरा टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, किस पॉइंट पर भैया? एट पॉइंट सी। तो चलिए फिर एक एक करके निकालते हैं। चलिए कोई बताइए E1 का वैल्यू क्या होगा? E1 क्या होगा? अभी देखे थे हम लोग, के सोर्स चार्ज Q1 है। ये डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। अभी 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 याद करो, यहाँ पर क्या होता था, ये पीछे में क्या करते थे हम लोग, देखो क्या होता है, रिजल्ट क्या आया था, देख लो, ये इसका भी यूज कर रहे हैं, के टाइम्स सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, इंटू जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसका दूरी, ये दूरी। तो इसके लिए तो जरूरी है कि इसका भी कुछ आपको पोजीशन वेक्टर मानना ही पड़ेगा। ये जो बीच में है, ये बीच वाला लाइन का पोजीशन वेक्टर कुछ मान लो। चलो इसको एकदम बिल्कुल अलग R0 मान लेते हैं। तब ये वाला नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 से 0 की ओर जा रहा है ये लाइन, ये जो लाइन है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है, क्योंकि 1 से 0 जा रहा है, तो इसको R10 नाम दे सकते हैं। इसलिए इसका नाम हम देते हैं R10। क्योंकि बहुत सारा आ रहा है तो इसलिए इस फॉर्म में लिखना ज्यादा आसान है, अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो R10 के मॉड का स्क्वायर इंटू R10 इन फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग वो तो नहीं यूज किए, देखो इसको तो नहीं यूज किए हम लोग, ये वाला यूज कर रहे हैं। हाँ देखिए भैया, यही वाला यूज किए, देखो R12 वही यूज कर लिए। देखो इसे बहुत आसान सा चीज है, इसमें बस समय हम लोग किल हो, लेकिन बताना भी जरूरी है कि एग्जाम में पूछ दिया तो। वैसे ही E2 निकाल सकते हैं। E2 में क्या होगा, के वही रहेगा, Q की जगह क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ये R20 हो जाएगा, इंटू R20 के वेक्टर हो जाएगा। ऐसा करते करते En निकाल दो, En हो जाएगा के टाइम्स, यहाँ Qn हो जाएगा, यहाँ Rn0 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो आर एन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो तुम बोलो सर ये आर टू जीरो कहाँ से आ गया? ये आर टू जीरो, तो देखो सिंपल सी बात है कि जब टू के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो कहाँ जा रहा है? देखो ये वाला, यही ना टू के चलते इलेक्ट्रिक इधर जा रहा है, तो ये दोनों को जब जोड़ोगे तो एक पोजिशन वेक्टर टू हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। बस हमारा तो यहाँ पर आर टू जीरो लेंगे, आर टू से जीरो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देयर फोर, सब टाइम पास टाइप का लगता है इसको बताना, लेकिन बताना भी जरूरी है। देयर फोर बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, हमको पॉइंट सी पर चाहिए, पॉइंट सी नाम दिए होंगे, हाँ एट पॉइंट सी, क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस डॉट 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 ई एन। ठीक है, सबसे कॉमन ले लीजिए, क्या के सबसे कॉमन आ जाएगा, और तो कुछ कॉमन लेने लायक चीज नहीं है, सबका वैल्यू पुट करें, के सबसे कॉमन आ जाएगा, जो जो बच रहा है उसको लिख दो। क्या क्या बचा? फर्स्ट यहाँ पर क्या बचा? क्यू वन बाई आर वन जीरो के मॉड का स्क्वायर इंटू आर वन जीरो, प्लस यहाँ क्या बचेगा? क्यू टू बाय आर टू जीरो के होल का स्क्वायर इंटू आर टू जीरो क्यू। अब तो क्यू थ्री तो है नहीं, क्यू थ्री है नहीं, तो डॉट डॉट करके ले लीजिए, प्लस क्यू एन बाय आर एन जीरो के मॉड का होल स्क्वायर आर एन जीरो। इतना तो कहानी खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा और कहानी रह गया, क्योंकि इसको समेशन का फॉर्म देते हैं हम लोग हर बार। तो क्या लिख देंगे कि इसको समेशन करेंगे, एन इक्वल टू दे देंगे कितना से कितना, एन इक्वल टू दे देंगे वन से लेकर एन तक, जिसमें कि ये हो जाएगा क्यू आई, नहीं एन, क्यू एन कर देते हैं, एन नहीं करते आई करते हैं, रुको 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 रुको, हम लोग आई लिखते हैं बाबा, यहाँ आई देते हैं, हाँ आई इक्वल टू वन टू एन, यहाँ क्यू आई देंगे, यहाँ पर आर आई जीरो का स्क्वायर इंटू आर आई जीरो का यूनिट वेक्टर, यही रिजल्ट आ गया हम लोग का। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बोलो सर कैसे हो गया? तो सिंपल सी बात है, जब आई की जगह वन पुट करोगे तो देखो वन 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 हो जाएगा, ये वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। जब टू पुट करोगे, वन से एन तक ले जाना है, तो टू हो जाएगा, टू जीरो हो जाएगा, टू जीरो हो जाएगा। ऐसे ही थ्री फोर करते करते एन पुट करोगे तो आर एन जीरो हो जाएगा, आर एन जीरो का मॉड हो जाएगा ये। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये एक तरह से टाइम पास का ही, हम टाइम पास ही लगता है, आप लोगों को बहुत मजा नहीं आया होगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड फिर भी कुछ पूछना है तो आप लोग चलिए क्रॉस क्वेश्चन करिए। कुछ पूछना है क्या इसमें?